इनसे पहले हम बाल कृष्ण भट्ट के बारे में परिचय में क्या पढ़ लिए थे? मुख्य भाग। कौन सी? मुख्य भाग, जन्म से लेकर के रचनाएं तक। अब इनका शेष जो भाग है वो पढ़ेंगे। ठीक, शेष भाग से भी परीक्षा में क्वेश्चन डालता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है? बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से है। इसको अंडरलाइन कर लो, परीक्षा में आया था ये सब। अंडरलाइन शुरू से कहना है, यहाँ से कर। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से है। हाँ, जैसे परीक्षा में पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, चाहे किस युग के लेखक है, तो भारतेंदु युग के। अंडरलाइन कर लिया? हाँ, वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। चलो अच्छा, कोई बात नहीं है, हम उसको अंत में चेकवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य है। एक बार फिर दे सकता है बाल कृष्ण भट्ट क्या था, तो ऑप्शन में तुमको दे सकता है गद्यकार, तो गद्यकार भी था, निबंधकार भी था, निबंधकार भी थे, था नहीं। तो बाल कृष्ण भट्ट क्या क्या थे? प्रमुख गद्यकार, निबंधकार, पत्रकार। फिर परीक्षा में नहीं कहना कि हम नहीं बताया, अभी पढ़ाई हो रहा है तो बतिया रहा है। बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? गद्यकार थे, निबंधकार थे, पत्रकार थे। ठीक है, हिंदी के। तो परीक्षा में इसमें से कोई भी दे तो अपना पकड़ लेना, इस तीनों में से कोई एक दे सकता है। हाँ, लेकिन ये कवि नहीं थे। क्या नहीं थे? कवि। कला की कविता नहीं लिखते थे, समझ गया, खाली गद्य लिखते थे। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतरकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे स्वयं, यानी महत्तरकारी युगांतरकारी कार्य में, यानी युग को बदलने वाले, युग को चेंज करने वाले कार्य में ये अकेले नहीं थे। उसके साथ कौन कौन थे? स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक साहित्यकार उनके साथ थे। अब इसमें से पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट किसके समकालीन थे? इसमें से पढ़ाएंगे ना, तो एक गो में से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकाल सकते थे। किसके समकालीन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद चंद्र है, चंद्र नहीं है। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र। कौन सी? प्रताप नारायण मिश्र। किसके समकालीन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन पढ़े होगा 10वां में, स्वदेशी का लेखक, याद है कि भूल गया? उसके बाद राधाचरण गोस्वामी। कौन सी? राधाचरण गोस्वामी। इन सबके समकालीन थे। पूछ सकता है, इधर ध्यान दो ना, जब पढ़ाते हैं तो कथी लेना देना करे छे, तनको अकिल हो कि ना हो, कह दे तब तो बुरा मान जाए छे। चलो इधर ध्यान दो, पढ़ाई हो रहा है तब तो कम से कम बात बंद करो, सुनो। और नहीं सुनेगा तो कहो हम बतियाते, तब तक हम बैठे रहेंगे। ड्राइवरो हैंडल धरता या चलावियो वाला हैंडल धरता, तब तो बस चल गई। सीट ड्राइवर जब चलाबी है तो सीट पर बैठे वाला कथी रहे, बैठल रहे कि वो हैंडल घुमावित रहे। जब बोलना ही है तो यहाँ आओ बोलो, है ना, तो हम चुप रहते हैं, तब बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। बाप रे, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट।
लेकिन इस सभी के मान्यता है कि अपना समय के सबसे ज़्यादा सक्रिय यानी एक्टिव, सबसे ज़्यादा काम करे वाला कौन रही है स्फूर्ति के साथ? बालकृष्ण भट्ट। और मुखर भी रही। मुखर यानी जे बात कहे कि उसे सीधा कहता हूँ। और प्रदीर्घ समय तक यानी लंबे समय तक साहित्य सेवा करने वाले यानी साहित्य लेखन करने वाले कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। समर्पित कलाकार कहते हैं, समर्पित साहित्यकार थे कौन? बालकृष्ण भट्ट। यानी लेखन के प्रति कथी रही? समर्पित। जैसे कि ना भगवान के प्रति जे समर्पित रहते भर दिन भगवान के भक्ति में बीतत, जे पढ़ाई के प्रति समर्पित रहते भर दिन पढ़ाई में लगल रहते, फिर जो अपना काम के प्रति समर्पित रहते तो काम में लागल रहते, दूसरा चीज़ से कोई माने मतलब ना, तो वैसा नहीं रही। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूल आधार निर्मित हो सका। ठीक है, एक आधार पर जो है ना भारतेंदु, हरिश्चंद्र, इस सब के आधार पर आगे के द्विवेदी युग की शुरुआत होली। यानी एगो लेखक ना गुजर जाए तो देखी छी कि ऐसे पछिलका लेखक जो एते अच्छा काम कैले है, तो अगिलका लेखक भी एकरा से सीख करके कथी करे अच्छा वो साहित्य। चलो हटाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। साहित्य केवल कल्पना विलास यानी कल्पना में सुख ले वाला और कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। साहित्य जानता है ना, जो आज तुम फिल्म देखता है, गीत सुनता है, ये सब किसका है? साहित्य का ही है। किसका भाग है? साहित्य का। तो फिल्म, गीत, कथा, कहानी ये खाली मजा ले वाला चीज़ ना है, इनमें अच्छा चीज़ भी लिखल जाए, जैसे समाज में कथी जाए अच्छा संदेश जाता है, तो वही करा है। साहित्य केवल मजा ले वाला चीज़ ना है, मनोरंजन करे वाला चीज़ ना है, ठीक है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है, जो गहन लोक संप्रीति से उपजता और दिशा पाता है। तो वही कहता है साहित्य जो है केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, कल्पना विलास की वस्तु नहीं है। ये क्या है? ये जन समूह के यानी लोगों के समूह के चित्त का क्या है? चित्त यानी मन के विकास का क्या है? संवाहक है। यह बोधपूर्ण मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है। यानी ये बोध यानी साहित्य केवल खाली मजा लेवे के लिए ना लिखल जाए चाहिए, मनोरंजन के लिए ना, ऐसा चीज़ के लिए भी लिखा जाए जिससे समाज में अच्छा मैसेज आए, चाहे जो अच्छा ही, चाहे नेता के बारे में, चाहे देश के बारे में, चाहे लोग के बारे में, अच्छा बुरा जो चीज़ है वो भी साहित्य में लिखा जाना चाहिए। जैसे 9वां में तुम हिंदी का किताब में जितना भी पाठ पढ़ते हो वो क्या है? सब साहित्य ही है, उसको साहित्य कहा जाता है। जैसे 9वां के किताब में पढ़ल में भगजोगनी, ओकरा एक प्रकार से कहूँ तो तोरा खाली हंसी लगित रहता, आ एक प्रकार से कहूँ तो तोरा बहुत दुख होता। सेम कहानी है, बस कहे वाला के तरीका चाहे तो कहानी में हम हंसा भी सकी छू। अरे मजाक उड़ाए वाला ना देखी जी गिर जाए तो ओकर मजाक उड़ा दै छै, आ जेना मजाक उड़ाए वाला रहे छै जे गिरल रहे छै आदमी तो ओकरा कथी करे छै? उठा दै छै। तो हर चीज़ ऐसा नहीं, चाहे तो तोरा कोई चीज़ में हंसा सके छू, चाहे तो तोरा कोई चीज़ में रुला सके छू। तो वो आदमी के अपना अपना ऊपर निर्भर है कहे वाला के। कतेका जे हो खाली मौजे मस्ती में रहे छै, कतेका खाली दुखिए में रहे छै, कतेका लिखी छी तो बस रात भर डीजे बजाएंगे, आ एगो लिखी छी तो गाने वाला गीत लिख दै छै, ये कैसी घड़ी आई है कि वो सब साहित्य ही है। चलो, यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। इसमें ज़्यादा कुछ मनोरंजनात्मक चीज़ नहीं आ रहा है। किसी आदमी के बारे में बताएंगे तो क्या मनोरंजन होगा? उसके जीवन के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, कविता कहेंगे, कहानी कहेंगे, कोई कॉमेडी कहेंगे तो उसमें हंसी आएगा, तो इसमें हंसी वाला चीज़ आता नहीं, ऊपर से बोरिंग करने वाला चीज़ है। जब हम पढ़ते तो खुद ही सोचते हैं ससुरा विद्यार्थी उबा
उबाऊ हो जाता होगा सर जी कथी कथी बोले छे। कहला कि इसमें बोलने के लिए यही है। फिर भी हम एक बीच में से एक दो को पॉइंट उठा देते हैं ताकि मन लगा रहे। यही मन नहीं लगा रहता है तो तुम लोग इधर उधर बात करता है। जब इसमें मन लगा रहेगा तो उसमें बात नहीं करेगा। खैर इसमें मन लगने वाली चीज़ नहीं है। अब मिर्चाई है तो हम तोरा में केना मीठा ला देवी, कितनो खियाबू उल्टा आगे तर के कुछ तीते लगते, तो वही समझ लो। फिर भी ये तीत नहीं है, जानकारी के लिए अच्छा है। लेकिन तुम लोगों का स्वाद जो बन गया, हम लोगों का जो जीभ का स्वाद बन गया, हमेशा क्या खोजता रहता है, जीभ की गड़बड़ी है ना। हमेशा चटपटा है ना, जो चटपटा बन जाए से हो चटपटा। चटपटा नहीं खाया है, नाम वैसा नहीं ना पड़े। चट दीवर धरो, पट दीवर उल्टाओ और पट दीवर खा जाओ, तो उसी को कहते हैं चटपटा। कोई चीज़ आधा घंटा, कोई चीज़ बढ़िया चीज़ बनाने में कितना घंटा लगता है, आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा लगता है। और चटपटा चीज़ पट से तेल में धरो, पट से निकालो, पट से खाओ। तो वही ले लोग नामे सब पड़ल है चटपटा। खैले चीज चटपटा की ना, तिलौरी चटपटा ही है। तिलौरी के रूप में अब पैकेट में बंद करके भेजी थी 5 रुपया में। चिप्स चटपटा ही है, कुरकुरे चटपटा ही है, पापड़ जो रही आलू के से चटपटा सभी है। हाँ, कढ़ाई में धरो, फटाक से निकालो, वो सब चटपटा है। अचारों सब चटपटा ही है, निकालो फटाक से। हाँ तो लेकिन चावल निकाल के फटाक से खा लेता। मुँह पाकती के बाद पहले बनावे में लगता आधा घंटा, दाल चटपट से खा लेता। चलो आगे बढ़ते हैं अगले कौन सी पर, इस पर चलो। बाल कृष्ण भट्ट गद्यकार थे। इससे पहले हम क्या कहे थे, निबंधकार थे, पत्रकार थे, है ना। अब क्या है, गद्यकार इसी को कहा जाता है, यानी जो कविता नहीं लिखता है उसको क्या कहा जाता है, गद्यकार। अपनी अभिरुचि यानी इसका जो इंटरेस्ट था उसमें, अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार, और ये पत्रकारों रह, उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। उनकी गद्य की भाषा यानी बोली, जो कहानी लिखित रही वो कथी पर लिखित रही है, परिवेश में। कथी पर, परिवेश में, यानी आसपास जो समाज में, सोसाइटी में, देश में, दुनिया में जो होता है वह लिखता था, अपना मन से बना के न, कल्पना करके ज़्यादा नहीं। जैसे ये जो पढ़ोगे किताब में तुमको सेम लगेगा, हम लोगों के बारे में कहा जा रहा है, समाज के बारे में कहा जा रहा है, समझ गया। 2 सहेली के बारे में कहा जा रहा है, सर जी के बारे में कहा जा रहा है, सास पुतों के बारे में इसमें कहा जाएगा। लोक व्यवहार, अब इसे हल्का देर में, लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। लोक व्यवहार में है ना, बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा। अभिव्यक्ति में तोरा ना अभिव्यक्ति और तू भी देना तोरा लग, तू दृश्य सामने चल। जैसे अभी बाघ बोलली तो बाघ के चित्र तोरा सामने बन गए हो। तो अभी जे भी चित्र बोलबू, शब्द बोलबू है ना यहाँ, लेकिन तोरा दिमाग में बन गए। तू मछली बन गए, अचार, आम, झगड़ा, लड़ाई, सबके चित्र बन जाए, ठीक हो। अभिव्यक्ति कथी, मूर्त भाषा में, और कला ही यानी इनका जो कला है वही क्या करता है, गद्य का क्लेवर बन जाती है, यानी कलाऊ बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता का दौर था। ये कौन सी का दौर था, नवजागरण का और स्वाधीनता का। यानी जिस समय जन्म लिए ये उस समय क्या था, सीधा बैठो, जिस समय ये जन्म लिए क्या था, नवजागरण का समय था। किसका समय था, और स्वाधीनता का, यानी अंग्रेजों से आज़ाद होने का समय था, अपने अधीन होने का समय था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियुक्ति थी। जिस समय ये लिखते थे ना, खाली क्या लिखते थे, स्वाधीनता पर कोई लेखक लिखता था कि हमको अंग्रेजों को भारत से भगाना है ना। चाहे नया समय आया है, अपनी बुद्धि को विकास करें और जागे, हम अपनी आंखें खोले कि हम किसके अधीन रह रहे हैं, अंग्रेजों के अधीन कब तक रहेंगे। तो ये सब आंखें खोलने का समय था, और उस समय के जो लेखक थे यही लिखते
थे, लेकिन ये हट करके इनसे भी थोड़ा कुछ अलग लिखे। कौन लिखल कई? बालकृष्ण भट्ट वही करा है। नियति थी, लेखक की नियति थी, वही समय के लेखक के मजबूरी रही कि अंग्रेज पर लिखे, स्वाधीनता पर लिखे, गुलामी पर लिखे, वही समय के दुर्दशा पर लिखे। नियति रही यानी मजबूरी रही, समझ ले। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी अपनी विधा है, जिनमें उनका अभिप्राय पूर्ण सउद्देश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, ये सब समझ लेना। ये कौन चीज़ पर लिख ले? बाल विवाह पर। कौन चीज़ पर लिख ले है? पहले के समय में धिये पुता में शादी कर दे जात रही, जो कि बहुत खराब रही है ना, उस पर लिखे। उसके बाद स्त्री शिक्षा पर लिखे। कौन सी पर? स्त्री के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि किसी घर में एक स्त्री पढ़ लेती है ना, तब पूरा घर क्या हो जाता है? शिक्षित हो जाता है और अच्छा बन जाता है। तो स्त्री के लिए शिक्षा जरूरी था। महिला स्वतंत्र यानी महिला को आज़ादी पहले नहीं थी, अब तो बहुत आज़ादी मिल गई। अब तो इतना आज़ादी मिल गया है कि पुरुषे के चहेट दे, आज़ादियों से ज़्यादा आज़ादी मिल गई। अब पहले घर से बाहर निकलने भी, पढ़ना तो दूर की बात है, केकरो सामने ये भी नहीं उठा सकता सब। अब तो पुरुष तो जो है भगवान, पुलिस बचावा हमरा, पुलिसों कह ना हम ना बचाबो, तोरे में गलती होती कि है ना। ऐसा पुरुष के आज दुख दर्द समझे वाला दुनिया में कोई है वे ना कर। स्त्री का दुख दर्द समझता है, सब समझ चाहिए। पहले भी समझ रही है, अभी भी समय वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज आया है। देखो रोड पर अभी चलो, अगर कोई स्त्री है, लेडीज है, किसी पुरुष पर इल्ज़ाम लगा दे तो बिना सोचे विचारे जितना भी भीड़ होगा सभी विश्वास कर लेगा। करते कि ना करते? हो सके कह देती तो ओकरा थुरियो देती भीड़ सब कि हमरा एना कहत रहलक, चाहे कहते रहलक। लेकिन कोई सच भी बोले पुरुष अपने बारे में तो कोई विश्वास नहीं करे। लेकिन वही काम स्त्री अगर किसी के साथ अन्याय करे और कहे कि हमरा ई लड़की चाहे ई स्त्री हमरा इतना दुर्दशा करे, कोई विश्वास हो करेगा? जबकि बहुत कभी कभी हो बहुत दुर्दशा करे, हद से ज़्यादा। लेकिन किसको कहने जाए? दोनों तरफ से लड़का ढोल रही है, आगे से पीछे से अगले से बोले, सब वजह से एक रे बजा। चलो, तो स्त्री शिक्षा पर भी लिखा। खैर, किसी को स्वतंत्रता मिले, अच्छी चीज़ मिले तो उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। अब खैर तुमको क्या मिला? चाकू मिला सब्जी काटने के लिए, तो किसी का तुम हाथ कर दो तो खराब बात है ना। अब पैना मिला मुंह झाड़ने के लिए, तो आदमी के झाड़ दे भी, लहरी झाड़े के लिए तो आदमी के झाड़ दे, तो खराब बात है। तो वही आदमी अभी करता है, किसी को अच्छा चीज़ मिलता है तो बहुत किया जाता है। चलो देखो, जैसे मोबाइल किस लिए मिला था? अच्छा चीज़ देखने के लिए, पढ़ने उड़ने के लिए, कॉल पर बात करने के लिए। आज देखो तो इसका कितना गलत इस्तेमाल करता है लोग। फालतू में फ़ोन करके परेशान करेगा, मैसेज करके परेशान करेगा, ये लग गया आपका, वो लग गया है, दिस डैट, रिश्तेदार अपन पराया सब। जब मन हो तब नींद हराम कर दे बिना काम के। और कोई ज़रूरी काम नहीं है, ज़रूरी काम होगा तो बिना मोबाइल का भी, इमरजेंसी ऐसा है नहीं। खैर होता है कि नहीं, इसका क्या होता है, मिस यूज होता है कि नहीं। एक समय लाइट जलाने के लिए लाइट नहीं था, अब देखो तो दिन में रोशनी आता है तो ये लाइट बिल लगता रहता है कि नहीं, मिस यूज है कि नहीं। बिना ठंडा के बहुत कुछ था। पहले पानी पीने के लिए कुआं था तो एक डोल निकालता था, यूज करता था। आज मोटर है, बिना कामों के चलता रहता है, उसी के कारण पानी भी घट रहा है सब। तो कोई भी चीज़ जब मिल जाता है ना सुविधा, तो आदमी उसका क्या करने लगता है। एक समय कपड़ा नहीं था, कम था, तो फाटलो रहता था ना, तो सीसी करके कितना बारी पहनता। आज नहीं को कपड़ा तनका खराब होता है तो फेंक देता है। तो भोजन देखो, जिसके घर में खाने के लिए नहीं है वो बसिया रोटी तक भी खा जाता है, लेकिन जिसके घर में खाने के हो वो ताज़ा खाना भी खा के छोड़ दे। तो उस समय है मिस यूज करता है आदमी को। यदि कुछ ही ज़्यादा मिल जाता है तो पैसा कम रहेगा तो सोच के खर्चा करेगा, और ज़्यादा रहेगा तो बिना कामों के जो ज़रूरी नहीं है वो खरीद के
उड़ाता रहता है। चलो आओ इसको, खैर ये आदत खराब है, चलो इधर आ जाते हैं। और वो कौन सी पर लिखा, राजा प्रजा पर, कौन सी पर लिखा, राजा प्रजा पर, यानी राजा देखो और प्रजा देखो हालत उसमें। उसके बाद कृषकों की दुरावस्था, कौन सी, कृषकों की दुरावस्था। कृषक कहते हैं किसान को, किसको कहते हैं, किसान का जो स्थिति खराब है अभी का, उस समय का भी। जैसे अंग्रेज ओकरा से 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील के खेती करवाइत रही है, और इससे खेत कमजोर हो जाती, कुछ वस्तु ने जबरदस्ती करी थी। आज अरे कपड़ा पर ना चढ़ावे छौ, आब न रंग हो गेलो तो ज्यादा न प्रयोग करे छौ। हाँ, वैसे खेती कमजोर हो छै, वो बजो वाला चीज न बचतो तो जबरदस्ती करे थी। बात वो जो उपजते तेहू में से लेती जबरदस्ती, 9 बजलो तैयो लेती हो। अंग्रेज इतना हाँ राज करते रही, तू खुद भूखे रही लेकिन ओकरा देखबे देव पर कपड़ा न पहने। अंग्रेज पालकी से जैतू चौठा 4 गोरा से हमरा जहाँ जाना है वहाँ जाना वहाँ, इतना अत्याचार करी तैयो भारत के आदमी के आँख न खुली। खैर हटाओ। अंग्रेजी शिक्षा पर भी लिखे, किस पर लिखे, अंग्रेजी शिक्षा पर भी लिखे। और सुशिक्षितों में परिवर्तन, और जो अच्छे से पढ़ा लिखा आदमी था उसमें भी जो परिवर्तन हुआ, उसमें जो बदलाव आया। जैसे हम पढ़े लिखे, चाहे कोई पढ़ा लिखा तो वो बदल जाता है बाकी आदमी से, सही से पढ़ा लिखा है तो उसमें बदलाव होता है। और देश सेवा पर भी लिखा, किस पर, देश सेवा पर। और अंधविश्वास पर भी लिखा। अंधविश्वास ना है रात में नींबू में लौंग खोस के रख दीजिए, आप रातों रात अमीर बन जाइएगा, ये सब अंधविश्वास नहीं। और इस तरह की कितनी सारी अंधविश्वासाएँ हैं जिसको हम अभी कहेंगे तो। खैर हटाओ, आगे बढ़ते हैं। आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा, किन्होंने, बालकृष्ण भट्ट। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खूब लिखा, और अलग अलग मन के जो भाव होता है उस पर भी इन्होंने क्या लिखा, खूब लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध पर भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें हिंदी के साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। हाँ, उसमें पूछे थे कि हिंदी के साहित्य का एडिशन और स्टील किसे कहा जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को। हम इसलिए बोल दिया कि तुम फिर कहेगा कहीं रामचंद्र शुक्ल, ये तो कहले एकरा। खैर हटाओ आगे। यही में करी छे, मुँह टेटार करी छे। खैर हमरा दिले ही, तोरा ने दिले इंटर में पढ़े लगी, हम तो पढ़बो न कैली कि इंटर में किताबों न जानते कि हिंदी के किताब हो। इधर आके जानली सोनी के पढ़लू, तब हमारे तो साइंस रहा। साइंस में इतना ओकर अथी देखभाल, साइंस में हिंदी न रहा कौन पढ़ाई, साइंस में इतना छुट्टी रह तो इंग्लिश पढ़ ली, अगर हल्का फल्का हिंदी व्याकरण से पढ़ के पूरा 50 नंबर के ले लिए रही हम। चल हटा, चल इधर आ जाओ। यहाँ प्रस्तुत बातचीत, अब हम कौन आ रहे हैं, यहाँ प्रस्तुत बातचीत, बातचीत जो पाठ का नाम है ना, देख रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी इस जिस भाषा शैली में जिस प्रकार से लिखा है उसका भी यहाँ क्या करता है, प्रस्तुत करता है। देखो इसको लिखने का कितने का अजब ढंग है कि मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। छोड़ो ना। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कई बातों को सहज पुष्ट और प्रमाणित करता है। और प्रस्तुत जो निबंध है कि ना, कि बालकृष्ण भट्ट बहुत अच्छे शैली में लिखते थे, कौन सी, गद्य, तो ये इसको प्रमाणित कर देगा। बातचीत पढ़ेगा तब छटपटा कला रहा है। अब इसको भी ख़त्म कर देते हैं। रामविलास शर्मा जी इसके बारे में क्या कर रहे हैं, उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। बालकृष्ण भट्ट है ना, एक वास्तविक प्रतिभा के में है अध्ययनशील विद्वान, यानी बहुत पढ़े लिखे वाला है, और तीक्ष्ण बुद्धि यानी एकदम पतला बुद्धि के है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन के को सामाजिक विकास की कसौटी पर रखकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली। यानी ये जो नींव डाला ना, नींव यानी जरा मकान के नींव कहे छे, वहीं पर आगे के आवे वाला लेखक जो है ना, अलग अलग बहुत बहुत कहानी वहानी लिख लै, एकरे देखला समझ गया। तो हम अगले दिन पढ़ेंगे। जाइए, एक चीज़ बाकी रह गया, टाइम तुम्हारा कौन टाइम में पड़ेगा से, ठीक है जाओ, कल आना टाइम से। कल कै बजे भी, वीडियो में मिलना, कल कै बजे